कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हार मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो तुमन जाना था कि संसार बदलत जात है, वैसने खेती किसानी के विधि में और ओखर यंत्र मन में घलो बहुत बदलाव आवत है। तो मैं तो यही कही हूँ संगी हो का खेती किसानी के संगी जिंदगी के निशानी, खेती किसानी के भैया जिंदगी के निशानी, बदलत है खेती संगी बदलत है संसार, अज नवा नवा यो विधि है आगे, नवा नवा विधि है आगे, नवा नवा औजार, खेती किसानी लाथे सोनहा बिहानी, खेती किसानी लाथे सोनहा बिहानी। हाँ संगी हो तुमन जाना था कि ये संसार बदलत जात है और हर चीज़ के तरीका घलो बदलत जात है और ओखर से हमन ला फ़ायदा घलो बहुत होवत है। वैसने खेती किसानी में घलो बहुत परिवर्तन आ चुके। तैया युग में हमन नांगर बैला और तुम्हार रापा कुदारी एमन में सब खेती करत रहें, लेकिन आजकल खेती करे बर नवा नवा यंत्र आ गए संगवारी हो, जिन मन हमार समय घलो बचत करत जाते और साथे साथ में हमर मन के उपज ल घलो बढ़ावत जाते। तो आज हम आप मन ला खेती किसानी में कौन कौन से नवा नवा यंत्र आए हैं, ओखर उपयोग कैसे करना है, ओखर रख रखाव कैसे करना है, यही विषय में चर्चा करबो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी से श्री अमित कुमार सिन्हा जी आए हुए। तो ये अमित कुमार सिन्हा जी से आए ये जो कृषि यंत्र है तेखर मन के बारे में जानकारी ले से पहली आवा एक छोटे से संदेश देख लेते संगी। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है।
जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा
और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। संगी हो, पहली खबन जो खेती करत रहें तेमा रोपा लगाए माँ, धान लल्लुए माँ, मिंजे माँ, काटे माँ अड़बड़ टाइम लगे और कभू कभू समय बेरा निकल जाए तो हमला खेती किसानी से जतका फ़ायदा होना चाहिए उतना होवत नहीं रही से। और आजकल जो है तन लुए एक मशीन, मिंजे एक मशीन, काटे एक मशीन, निंदाई करे एक मशीन, पानी सींचे की मशीन, हर चीज़ के मशीन आ चुके हैं। तो ये जो मशीन है एखर मन के उपयोगिता का है, एखर महत्व का है और एखर कैसे ढंग से हम लोग उपयोग करना चाहिए और काबर करना चाहिए, और सबसे पहली ये ला जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज देश की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्य आपूर्ति एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है और इस समस्या के निदान के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सघन खेती करें। अब हम सघन खेती कैसे कर सकते हैं, इस बात से क्या तात्पर्य है? तो इस बात से यह तात्पर्य है कि सघन खेती तब की जा सकती है जब हम जो क्रियाकलाप हैं कृषि के, भूमि तैयार करना, बीज की बुआई करना, टाइम पे दवाई देना, टाइम पे खाद देना, टाइम में कटाई करना, यह सब जब हम टाइम पे कर सकेंगे तभी हम सघन खेती कर सकेंगे। और इसके लिए आज हमें मशीनीकरण की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिससे टाइम पे हम बीज की बुआई कर सकें, भूमि की तैयारी कर सकें, खाद समय पे डाल सकें, दवाई समय पे डाल सकें और समय पे कटाई कर सकें। समय पे कटाई करने का तात्पर्य मेरा यह है क्योंकि हम एक खेत से अब 1 फसल, 2 फसल और 3 फसल, 4 फसल तक लेना चाहते हैं, तभी हम देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य की आपूर्ति कर पाएंगे। और यह तभी संभव होगा जब हम यंत्रीकरण की ओर जाएंगे। तो यंत्रीकरण, आज भी किसान यंत्रीकरण स्टार्ट कर दिया है, चालू कर दिया है, लेकिन हमारे ज़िलों में या हमारे देश में 2 तरह के यंत्रीकरण होते हैं, एक आंशिक यंत्रीकरण और एक संपूर्ण यंत्रीकरण। संपूर्ण यंत्रीकरण से तात्पर्य यह है कि कृषि में होने वाले सभी क्रियाकलापों को, भूमि की तैयारी से लेकर कटाई, मिंजाई, थ्रेसिंग तक, और उसके आगे भी जब ग्रेडिंग की जाती है, धान की सफाई की जाती है, उसके अलग अलग ग्रेड बनाए जाते हैं और प्रोसेसिंग तक, आगे उसकी जब प्रोसेसिंग भी की जाती है, ये सभी क्रियाकलापों को अगर हम मशीनीकरण की सहायता से करते हैं तो संपूर्ण यंत्रीकरण कहलाता है। और इसी के तुलना में आंशिक यंत्रीकरण जो आज किसान कर रहा है, आज किसान भाई यह कर रहा है, क्योंकि हम प्रायः देखते हैं कि भूमि की तैयारी के समय वह रोटावेटर चलाता है, कल्टीवेटर चलाता है, एमबी प्लाऊ चलाता है, इस तरह की मशीनें इस्तेमाल करता है। फिर कहीं कहीं पे जैसे धान की बुआई की जाती है तो वो हाथों से की जाती है या पुरानी परंपरागत विधियों से की जाती है, तो यहाँ पे हमारी मशीनीकरण थोड़ी छूट जाती है। तो ये बीच बीच में हमें मशीन का इस्तेमाल करना और बीच बीच में यंत्रों का इस्तेमाल करना, मतलब सभी क्रियाकलापों में कहीं कहीं पे हम मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं कहीं पे हम उसको हाथों के द्वारा, हस्तचलित यंत्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो यह आंशिक यंत्रीकरण कहलाता है। संगी हो, जब हम पहली खेती किसानी करत हैं परंपरा के हिसाब से, तो जब तक कि हमारा ठीक से आदमी नहीं मिल जाए, समय नहीं मिल जाए और कबू कबू नीदे जोते बर और तो मीजे बर बैला उला मिले कि नहीं मिले, तेखर से हमारे मन के जो काम है तेन बहुत देरी हो जाती है संगी हो। तो अभी जो
आधुनिक जो खेती है तेनमा और पारंपरिक जो हम पुराना खेती करत रहे, ये दोनों में अंतर का है और दोनों के अंतर से हमला का लाभ होवत है, यहूल जान लेते। जैसे कि हम जानते हैं कि परंपरागत विधि से जब हम लोग बीज की बुआई कर रहे हैं या कटाई मिंजाई कर रहे हैं तो हमें काफ़ी मज़दूरों की आवश्यकता होती है, जो आजकल मज़दूर मिलना सीज़न के समय पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और मज़दूरों के कारण ना मिलने के कारण ही समय जो हम टाइम पे जो हमें बीज की बुआई करनी थी या भूमि तैयार करना था या कटाई मिंजाई करनी थी वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो सघन खेती वाली बात मैं कह रहा था और उपज बढ़ाने की बात जो कर रहा था वो पूरी नहीं हो पाती है। आज समय ही पैसा है जैसा हम सब जानते हैं, तो समय की बचत हम मशीनीकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। समय के बचत के साथ साथ बीज की खपत हम परंपरागत विधि से जब खेत में बुआई करते हैं, अगर धान की बात ही करें तो छिड़काव विधि से जब हम बुआई करते हैं तो हमें खुद भी यह अंदाज़ा नहीं रहता कि हम 1 एकड़ खेत में या 1 हेक्टेयर खेत में कितने किलो बीज वहाँ पे हम लोग छिड़काव कर रहे हैं। तो यह इससे हम बीज की बचत भी की जा सकती है। अब जैसे संगीत तुमन जाना था कि आज के हमारे जो विषय है कि अभी आधुनिक युग में नवा नवा कृषि यंत्र कौन कौन से आए हैं, तो अभी कौन कौन से नवा नवा कृषि यंत्र आए हैं, ओखर उपयोग कैसे करना है, ओखर का बात के विशेष ध्यान रखना है, आवा वेला एक एक करके हमारे जो विशेषज्ञ हैं अमित कुमार सिन्हा जी एक से जान लेते। ज़्यादातर हम देखते हैं कि किसान भाई भूमि तैयार करने वाले यंत्रों को तो काफ़ी हद तक पहचानते हैं, जैसे कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, एमबी प्लाव हो गया। लेकिन जहाँ फिर बुआई में हम लोग आते हैं, धान की बुआई की बात हम लोग करते हैं, तो 3 विधि से हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर धान की बुआई की जाती है। जैसा लेही विधि कहा जाता है, जिसे लाई चुपी भी कहते हैं हम लोग कॉमन भाषा में, और रोपा विधि से की जाती है और खुर्रा बोनी की जाती है। तो एक एक करके मैं इन तीनों विधियों से रिलेटेड मशीनों के बारे में आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। जैसे सबसे सर्वप्रथम हम लाई चुपी की बात करते हैं, तो लाई चुपी में ज़्यादातर क्या किया जाता है, खेत को अच्छे से मता के किसान भाई लोग तैयार कर देते हैं और बीज को अंकुरण कर उसको छिड़काव कर दिया जाता है। और पूरा इसको छिड़कवा विधि भी कहा जाता है, जो गीली मिट्टी में किया जाता है। तो इसकी तुलना में अगर हम इसे मशीन की सहायता से करें तो हमारे पास एक मशीन है, जिसे पैडी ड्रम सीडर कहा जाता है, जो प्लास्टिक का एक मशीन है, जिसमें 4 ड्रम लगे होते हैं डमरू आकार के, और उसमें छिद्र बने हुए होते हैं। अब जिस तरह किसान भाई खेत लाई चोपी विधि से करने के लिए तैयार करता है, बिल्कुल वैसे ही खेत इसमें भी तैयार करना है। एक दिन मता के उसमें फिर पानी खाली कर लिया जाता है और उसे एक केक की तरह तैयार किया जाता है। किसान भाइयों, केक आजकल सभी लोग जानते हैं। अगर मैं उस तैयार किए हुए खेत में अपना नाम लिखना चाहूँ या निशान बनाना चाहूँ तो वो बन जाए, इस तरह चिकना उसे तैयार किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा धान का बीज है उसे एक दिन 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, उसको प्री अंकुरण जिसे प्री जर्मिनेटेड जिसे कहा जाता है, मतलब अगर नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मुरफुट्टी जिसे कहा जाता है, पूरी तरह अंकुरण नहीं होना चाहिए। वो मुरफुट्टी जिसे कहा जाता है, वो धान का बीज जब तैयार हो जाए तब उसे उस ड्रम में, उस डमरू आकार में हम फिल कर देते हैं, भर देते हैं और 1/4 हिस्से में उसको भर देते हैं। कुछ हिस्सा उसका 25% खाली रखा जाता है, ताकि जब हम उसे चलाएं, ड्रम सीडर को चलाएं, तो धान आपस में खेले और वो उस छिद्र से गिरे नीचे। और यह 20 से 20 सेंटीमीटर की कतार से कतार 20 सेंटीमीटर की दूरी पे यह एक आदमी इसे आराम की सहायता से चलाते हुए 1 एकड़ में आराम से खेत की बुआई कर सकता है। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उस मशीन का नाम है पैडी ट्रांसप्लांटर। इसमें भी हम धान की रोपाई करते हैं। इसमें खेत जब धान में रोपाई करने से पूर्व जब थरहा तैयार किया जाता है, तो इसके थरहा तैयार करने की जो टेक्निक है, जो वो नर्सरी तैयार करने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें एक चटाईनुमा पौध तैयार किया जाता है और उस चटाईनुमा पौध को ये जो ट्रांसप्लांटर मशीन है उसके ट्रे में रखा जाता है
और उससे हम खेत में इससे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मज़दूरों की आवश्यकता होती है और पूरी तरह उसमें हम लोग ट्रांसप्लांटिंग का कार्य जो है वो कर लेते हैं। अब जैसे खुर्रा बोने की हम लोग बात करे थे, तो जैसे गीली मिट्टी में छिड़काव वाली बात मैंने की थी कि लाई चोपी विधि से करते हैं किसान भाई, वैसे ही खुर्रा में सूखे में हम लोग छिड़काव अपनाते हैं। उसमें भी बीज की खपत बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो उसकी जगह हमारे पास नाना प्रकार के सीड ड्रिल उपलब्ध हैं। जैसे अगर कोई मध्यम वर्गीय किसान हैं, छोटे वर्ग का किसान है, तो उसके लिए अगर उनके पास बैल हैं, 1 जोड़ी बैल हैं, तो बैल चलित इंदिरा सीड ड्रिल हमारे विश्वविद्यालय द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें खाद सह बीज एक साथ बुआई की जा सकती है। और अगर उच्च वर्गीय किसान है कोई, तो उसके लिए 0 टिल सीड ड्रिल एक आता है और सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल आता है, जिसे ट्रैक्टर द्वारा किसी भी 40 HP के ट्रैक्टर द्वारा उसे आसानी से मतलब खेत में इसकी बुआई की जा सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि खाद और बीज हम एक साथ, उसमें 2 खाने बने हुए होते हैं, जिसमें एक में हम खाद इस्तेमाल करते हैं और एक में बीज इस्तेमाल करते हैं, और वह अपने कतारों के माध्यम से उसमें खाद और बीज एक साथ कर पाते हैं। अब जैसे धान की किसान भाई जैसे धान की ही बात कर रहे थे हम लोग, तो नाना प्रकार के वीडर्स आते हैं। आजकल पावर वीडर्स भी आने लगे हैं बड़े किसानों के लिए, जिसमें डीजल इंजन लगा होता है या पेट्रोल इंजन लगा होता है और पावर वीडर से वीडिंग की जाती है। और अगर कोई मध्यम वर्गीय किसान है, छोटा किसान है, तो उसके लिए अंबिका पैडी वीडर आता है, कोनो वीडर आता है, जिससे 20 से 20 सेंटीमीटर में अगर हम लोग कतार में बुआई किए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के ये बोलना चाहूँगा किसान भाइयों कि किसी भी चीज़ का, किसी भी यंत्र का इस्तेमाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमें उसकी पूरी विधाओं को समझकर और शुरुआत से ही मशीनों का उपयोग करते। जैसे अगर हम कतार में अगर बुआई नहीं किए हैं तो फिर हम उस अंबिका पैडी वीडर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कतार में बुआई करके हम उस अंबिका पैडी वीडर का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ उसमें वीडिंग कर सकें। किसान भाइयों, अब जैसे बात आती है कि ज़्यादातर जो मज़दूर हैं वो इस्तेमाल होते हैं कटाई के समय पे, और वह सीज़न ऐसा होता है जब मज़दूर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम कटाई में लेट हो जाते हैं। कटाई में लेट होने के कारण हमारी आगे आने वाली फसल के लिए भी हमें दिक्कतें पैदा होती है, और अगर बरसात हो गई अगर बाद में, तो वो हमारी खड़ी फसल को भी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए कटाई के समय मशीनों का इस्तेमाल करना या टाइम पे कटाई करना बहुत अति आवश्यक होता है। और इसके लिए एक निम्न वर्गीय किसान या मध्यम वर्गीय किसानों के लिए आजकल बहुत नाना प्रकार के हंसिया आते हैं, दांतेदार हंसिया वगैरह आते हैं, जिससे काफ़ी आसानी से उनकी दक्षता में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो बहुत आसानी से उसमें फिर हम लोग कटाई कर सकते हैं। और अगर कुछ ऑटोमेटेड मशीनों में आएँ अगर, तो सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर एक आता है, जिसे स्वचालित रीपर कहा जाता है, और एक किसान उसे आसानी से चलाते हुए अपनी फसल को काट सकता है। और पूरे अगर दिन की बात करें तो लगभग 2.5 एकड़ 3 एकड़ तक हम कटाई उस मशीन से एक दिन में आराम से किया जा सकता है। अब उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आजकल आपके पास रीपर कम बाइंडर भी आने लगा है। मतलब इससे पहले मैंने एक रीपर की बात की, जो स्वचालित रीपर की, वो सिर्फ कटाई कर रहा था। अब रीपर कम बाइंडर आने लगा है, जिसमें मध्यम वर्गीय किसान और थोड़ा सा उच्च कोटि का किसान उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें कटाई के साथ साथ उसको बांधने का भी, गट्ठा बनाने का भी कार्य उसमें किया जाता है। और इसके आगे अगर जाएं तो आजकल जनरली कस्टम हायरिंग सेंटर्स खुले हुए बहुत, तो वहाँ से आप हार्वेस्टर, मिनी हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल की कटाई के लिए। संगी हो कोनो भी मशीन ला चलाए बर सोझे धरवे और चालू कर देवे तब मशीन है चले नहीं। तब मशीन ला जब चलाना है तीन समय में हमन ला कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखना है, जिसमें हमार पौधा मत खराब होए, हमार ज़मीन मत खराब होए, हमला कुछ नुकसान मत होए, और हम जो मशीन खरीद के लाए हैं बड़ा महंगा घलो थे, तो ये मशीन घलो खराब मत होए। तो ये सब बात है सही ढंग से होए, एक बार कौन कौन बात के हमला विशेष ध्यान रखना है मशीन ला चलाए के बेर, ये ला जानना जरूरी है ना। तो आवा जान लेते हैं। जनरली किसान भाइयों, बहुत सारी मशीन यह चलाने के लिए एक प्रशिक्षण जरूरी होता है।
कि जैसे हम सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रैक्टर द्वारा उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना बीज डालना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। तो जैसे चलाते हुए हमें सबसे ज़रूरी यह है कि जब हम सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो बीज उसके छिद्र से प्रॉपर गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, खाद गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। मिट्टी अगर थोड़ी सी भी गीली हुई तो मिट्टी उस पाइप में चिपक कर वो उसको ब्लॉक कर देती है। तो ये सब चीज़ें बहुत देखने वाली होती है। और इसे जब हम ऑफ सीज़न होने के बाद जब इसे स्टोरेज में रख देते हैं, अपने साइड में रख देते हैं, तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे जो चलने वाले पार्ट होते हैं, जैसे चैन है, बियरिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे, जैसे चैन को हम ढीला करके रख दें, नहीं तो वो ठंडी या गर्म होने के कारण टूटने की संभावना उसकी बन जाती है। और इसे प्रॉपर एक साइड में रखें जहाँ पानी ना पड़े, ज़्यादा धूप ना पड़े। और जैसे बुआई का सीज़न आया और उसके बाद फिर हम 4 महीना 6 महीना अगर उस चीज़ का वेट कर रहे हैं और 4 महीने 6 महीने तक हमने साइड में उस मशीन को रखा हुआ है, तो उसे प्रॉपर पेंट करके रखें ताकि उसमें जंग वंग ना लगे। तो संगी हो, ये तो रहीस कि हमार कृषि के जो नवीन यंत्र आए हैं तीखर जानकारी, और वही दरी बार फिर एक ठन नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।